वक्फ एक्ट में तरमीमात को लेकर और मुजव्वज़ा तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश करने से मुतालिक जो खबर आई है, उसके बाद से सोशल मीडिया पे और ज़राए अबलाग में कंटिन्यूअसली बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि किस तरह का बिल आने वाला है और किस तरह की तरमीमात का अंदेशा है। मुख्तलिफ तंजीमों और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि किसी भी तरह की तब्दीली जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मफादात के ख़िलाफ़ हो, उसकी बिल ज़रूर मुखालफत की जाएगी और ऐसे किसी भी अमेंडमेंट्स को पास करने में ज़रूर बज़रूर रुकावट डालने की कोशिश की जाएगी। एक महीना पहले से महाराष्ट्र में भी वक्फ एक्ट को लेकर काफ़ी सारी बातें चल रही थी। हुआ ये कि 10 जून 2024 को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक जीआर जारी किया था और उस जीआर के मुताबिक वक्फ बोर्ड के कंप्यूटराइजेशन के लिए पहले से मंजूर शुदा 10 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ का फंड रिलीज करने का हुक्म दिया था। इस जीआर के जारी होते ही एज यूजुअल बहुत सारी मुखालफतें शुरू हो गई और कुछ फिरका वाराना तंजीमों और तासुब पसंदों के ज़रिए से इसकी शदीद मुखालफत की गई और इस रिलीज़ को कैंसिल करने और यहाँ तक कि वक्फ एक्ट को ही ख़त्म करने की डिमांड शुरू कर दी। हालांकि देखा जाए तो जो लोग इस तरह की मुखालफत करते हैं उनको वक्फ की ना तो मुकम्मल मालूमात होती है, हत्ता कि ये भी एक्सपेक्टेड है कि उनको वक्फ का मतलब या बेसिक कॉन्सेप्ट ही ना पता हो। लेकिन अब भी एक बड़ा तबका ऐसा है कि जो किसी भी मामले की पहले हकीकत जानना चाहता है और उसके बाद फिर अपनी कायम करता है और किसी कंक्लूजन पर पहुंचता है। हैरत की बात यह है कि ना तो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का कोई भी बयान या क्लैरिफिकेशन सामने आया और ना ही इस फंड रिलीज और उस पर्पस के लिए कि किस काम के लिए ये फंड रिलीज किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का भी कोई वजाहती बयान नहीं आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो बहुत आसानी के साथ लोगों तक पहुंचा और लोगों ने उसे सच भी मान लिया कि वक्फ बोर्ड को और वक्फ प्रॉपर्टीज के मुतालिक गवर्नमेंट अनड्यू एडवांटेज या फेवर जो है वो करती है। वक्फ का मतलब और कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। वक्फ के लफ्ज़ी माना होते हैं कि रुक जाना और ठहर जाना। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो मुस्लिम बिलीफ्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान मरने के बाद जज़ा और सज़ा पर ईमान रखते हैं कि दुनिया में वो जैसे भी काम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो मरने के बाद की ज़िंदगी में या तो उन्हें जज़ा की शक्ल में या तो सज़ा की शक्ल में उनको मिलना होता है। और और इसीलिए मुसलमान दुनिया में ही बहुत सारे नेक काम करने की कोशिश करते हैं और नेक कामों में उनकी सबसे पहला प्रेफ़रेंस जो होता है वो चैरिटी यानी सदका जारिया होता है। यानी कोई ऐसा काम करे जिसका फ़ायदा उन्हें कंटिन्यूअसली मिलता रहे और मरने के बाद भी उसका बेनिफिट या सवाब उनको आखिरत में भी मिलता रहे। इसीलिए चैरिटी जो है बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। चैरिटी यानी सदका जारिया की एक बेहतरीन शक्ल वक्फ है। वक्फ जब मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी या अपनी मिल्कियत की कोई चीज़ वक्फ करता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो चीज़ या वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी ओनरशिप से निकल कर अब अल्लाह के नाम की ओनरशिप में दाखिल हो जाती है, जिसके बाद उसका कोई ट्रांजैक्शन मुमकिन नहीं होता, बल्कि वो चीज़ अब अल्लाह की प्रॉपर्टी मानी जाएगी और जिस रिलीजियस या पब्लिक पर्पस के लिए उसको वक्फ किया गया है, वो अल्लाह की ओनरशिप में रहते हुए सिर्फ उसी पर्पस के लिए उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका फ़ायदा या नफ़ा चाहे वो मॉनेटरी फ़ायदा हो या अदरवाइज़ किसी तरह का फ़ायदा हो, वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिस पर्पस के लिए वो प्रॉपर्टी वक्फ की गई है। अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो प्रॉपर्टी या उसके बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों तक ही लिमिटेड हो, बल्कि बहुत सारे वक्फ के पर्पसेस में और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में ये बातें शामिल होती हैं कि इसका इस्तेमाल जो किया जाएगा उस प्रॉपर्टी से होने वाले फ़ायदे को पब्लिक एट लार्ज आवाम के लिए भी रखा जाएगा, गरीबों के लिए और फ़कीरों के लिए भी रखा जाएगा। इस तरह अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो वक्फ प्रॉपर्टीज़ ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बल्कि इसका इस्तेमाल अगर गवर्नमेंट भी चाहे तो उनके डेवलपमेंट के ज़रिए
بہت سارے پبلک ڈیولپمنٹ کے کام انجام دے سکتی ہے اور غریبوں کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی جا سکتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ انڈیا میں ڈیفنس اور ریلویز کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹیز وقف بورڈ کے پاس ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ درست بات یہ ہے کہ جتنی بھی وقف پراپرٹیز ہیں ان کی اکثریت انکروچمنٹ کا یا بد انتظامی کا یا کرپشن کا شکار ہو چکی ہے۔ نتیجے میں اب بہت کم پراپرٹیز ایسی بچی ہے جو فروٹفل ہیں اور جن کا استعمال صحیح طریقے پر کیا جا سکتا ہے۔ وقف پراپرٹیز اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود گورنمنٹ اور بالخصوص وقف بورڈ کی بے توجہی کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا ایسٹ جس سے بہت زیادہ بینیفٹ حاصل کیا جا سکتا ہے ہر کسی کے لیے، وہ بے مایا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وقف بورڈ اور وقف پراپرٹیز کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے کچھ فیکٹس کو جاننا بہت مفید ہوگا۔ 17 نومبر 2007 کو سینٹرل گورنمنٹ کی سچر کمیٹی رپورٹ کے پیج 219 کے مطابق ہندوستان میں 4,90,000 رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز ہیں۔ ان سے سالانہ آمدنی 163 کروڑ روپے ہوتی ہے، جو کہ کل 2.7% ہوتی ہے۔ اگر ان پراپرٹیز کا صحیح کمرشل استعمال کیا جائے اور انہیں پراپر طریقے سے ایڈمنسٹر کیا جائے تو 10% کی شرح سے بھی سالانہ 12,000 کروڑ روپے کی آمدنی ممکن ہے۔ سچر کمیٹی کی ہی رپورٹ میں پیج نمبر 226 کے مطابق مہاراشٹر وقف بورڈ نے اس کمیٹی کو بتایا تھا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے جو وقف پراپرٹیز ایکوائر کر لی تھی اس کا معاوضہ یعنی کمپنسیشن 81,68,285 روپے وتھ انٹرسٹ اب بھی لینا باقی ہے۔ خود کے قبضے میں بے شمار وقف پراپرٹیز ہونے کی وجہ سے سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ اس پوزیشن کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی کوئی ایشو ریزالو کرنا چاہتی ہیں۔ نتیجے میں صورتحال تبدیل نہیں ہو رہی ہے اور وقف پراپرٹیز کا مسلسل ایکسپلائٹیشن ہوتے جا رہا ہے۔ 2010 میں وقف امینڈمنٹ بل کے عنوان پر پارلیمنٹ کی سلیکٹ کمیٹی جو 13 ممبران پر مشتمل تھی، اس میں مختار عباس نقوی صاحب بھی تھے اور پرکاش جاوڈیکر صاحب بھی تھے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ راجیہ سبھا میں 16 دسمبر 2011 کو پیش کی تھی، جس میں وقف ایکٹ میں بہت سارے پازیٹیو امینڈمنٹس انہوں نے سجیسٹ کیے تھے، لیکن ان پر کچھ بھی عمل نہیں کیا گیا، نہ ہی انہیں وقف ایکٹ میں شامل کیا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وقف بورڈ اسی ناقص شکل میں موجود رہا اور اس میں بہت سارے لوپ ہولز موجود رہے، جس کی وجہ سے وقف پراپرٹیز کا ایکسپلائٹیشن کنٹینیو رکھا گیا۔ 9 اکتوبر 2007 کو گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے وقف پراپرٹیز کے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے ATA کے شیخ کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ 2015 میں گورنمنٹ آف مہاراشٹر کو پیش کی۔ اس رپورٹ میں بہت سارے حیرت انگیز انکشافات موجود ہیں جو اس رپورٹ میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس رپورٹ نے وقف بورڈ کی نااہلی اور کرپشن کو بہت سارے ثبوتوں کے ساتھ اپنی رپورٹ میں ریکارڈ کیا ہے۔ شیخ کمیشن کی رپورٹ وقف پراپرٹیز کی لوٹ مار میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں اور کس طرح سے کام انجام دیا جاتا ہے، جس میں آفیسرز اور ملازمین بھی شامل ہوتے ہیں، ان کو بھی بہت سارے ثبوتوں کے ساتھ اپنی رپورٹ میں جگہ دی ہے۔ خود شیخ کمیشن کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا اور وقف بورڈ کے ملازمین اور افسران نے ان کے ساتھ کس طرح کا عدم تعاون کیا اور ان کو صحیح معلومات نہیں دی، اس کا بھی تذکرہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے۔ اس رپورٹ کی پیج نمبر 50 کے مطابق وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر SS قادری کے خلاف کمیشن نے خود 2 مرتبہ وارنٹ جاری کروایا اور 10,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا، مگر اس کے باوجود ان کے عدم تعاون میں کوئی بھی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح پیج 57 پر اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ کمیشن نے 10 اکتوبر 2008 کو سارے ڈسٹرکٹ وقف آفیسرز کو 36 لیٹرز روانہ کیے، جس میں کچھ معلومات انہیں درکار تھی اور اس کا مطالبہ تھا، لیکن ایک بھی آفیسر نے اس کمیشن کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا اور نہ ہی کسی خط کا جواب دیا۔ صفحہ نمبر 73 یعنی پیج 73 پر بھی ریکارڈ ہے کہ وقف بورڈ کو گورنمنٹ کوئی بھی گرانٹ یا فنڈ نہیں دیتی، بلکہ وقف بورڈ
उनकी अपनी ऑफिस और स्टाफ सारे के सारे वक्फ प्रॉपर्टीज से होने वाली आमदनी पर ही डिपेंडेंट है। जबकि प्रोपेगेंडा ये किया जाता है और गलत खबर ये फैलाई जाती है कि गवर्नमेंट अनड्यू फेवर फाइनेंशियल भी वक्फ बोर्ड को करती है और उन्हें सहारा देती है। जबकि ऐसा कोई भी फंड या कोई भी ग्रांट वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जाती, बल्कि सारी वक्फ प्रॉपर्टीज से जो भी आमदनी होती है या सर्विसेज के लिए जो चार्ज किया जाता है, इस तरह की आमदनी से वक्फ बोर्ड अपनी ऑफिस और स्टाफ के खर्चे चलाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 26 मार्च 1976 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने तमाम स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स को एक लेटर लिखा था और हिदायत जारी की थी कि तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज जिनकी बड़ी तादाद गवर्नमेंट्स के कब्जे में है, उनके पोजीशन में है, इसलिए या तो उन्हें खाली करके वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाए या मार्केट रेट से उनका किराया पिछले सारे किराए पर इंटरेस्ट के साथ वक्फ बोर्ड को अदा किया जाए। और अगर वक्फ प्रॉपर्टीज एक्वायर कर ली गई है तो उनका मुनासिब लॉ के मुताबिक जो कॉम्पेंसेशन बनता है वो फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड को अदा किया जाए। इसके अलावा ये भी हिदायत जारी की थी कि वक्फ बोर्ड पर रेंट कंट्रोल एक्ट का इतलाक न किया जाए। लेकिन 50 साल गुजरने के बावजूद भी किसी भी एक हिदायत पर आज तक अमल नहीं किया जा सका और सूरत हाल जिस तरह थी उसी तरह मौजूद है, बल्कि उससे खराब तर दर्जे में मौजूद है। सेंट्रल गवर्नमेंट की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर में एक अदारा कायम है जिसे वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया वामसी कहा जाता है। इसकी वेबसाइट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ने साल 2022-23 और साल 2023-24 का रिकॉर्ड अब तक अपलोड ही नहीं किया है, जबकि साल 2021-22 की महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 36,701 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं और उसमें से सिर्फ 5 वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रॉपर रिटर्न फाइल किया गया है। जो लोग वक्फ प्रॉपर्टीज़ की इस सूरत हाल के बारे में और उसकी फंक्शनिंग के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि इस तरह की सूरत हाल क्यों है, तो वो एक बार ज़रूर पर्सनली वक्फ बोर्ड की ऑफिस ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पर खुद अपनी आंखों से देखें कि किस तरह का सलूक लोगों के साथ किया जाता है। जो लोग वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं या उनके प्रोटेक्शन या डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करना चाहते हैं या मुतवल्ली हैं जो सिर्फ रेगुलर कामों के लिए या सबमिशंस के लिए जाते हैं, तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। वक्फ प्रॉपर्टीज को अपनी एनुअल इनकम यानी सालाना आमदनी का 5% हिस्सा वक्फ बोर्ड को अदा करना लाजमी होता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के जरिए जितनी भी सर्विसेज अंजाम दी जाती है उस सर्विसेज का अलहदा से चार्ज अदा करना होता है। 18% जीएसटी अलहदा से अदा करनी पड़ती थी, लेकिन उसे बहुत सारी कोशिशों के बाद अब 18% जीएसटी को ख़त्म करवा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे सर्विस चार्जेस अब भी ज्यों के त्यों मौजूद हैं। इतने सारे अमेंडमेंट्स के बावजूद भी वक्फ एक्ट अपने करप्शन पर काबू पाने में नाकाम नज़र आता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से बुनियादी वजह तो एक ये है कि वक्फ बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन के काम करने का कोई भी तरीका मुतय्यन नहीं है और जितने तरीके मुतय्यन हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है कि वो किसी को जवाब दे हों या कोई उनसे सवाल करे। दूसरी सबसे बड़ी वजह कि उनकी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने के लिए वक्फ एक्ट में किसी भी तरह की सज़ा का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। जबकि हैरत अंगेज़ तौर पर जो मुतवल्लियान होते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ के, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वक्फ प्रॉपर्टीज़ की देखभाल करते हैं, उनका इंतज़ाम चलाते हैं और जिस तरह का भी सबमिशन वक्फ बोर्ड को दरकार होता है वो खुद जाकर करते हैं, उनकी किसी भी डिफ़ॉल्ट के लिए वक्फ एक्ट में सज़ा का प्रोविज़न मौजूद है। बोर्ड की तश्कील भी किस तरह से की जाती है ये भी तमाम लोगों को मालूम है। सिर्फ पॉलिटिशियंस और उनके कुछ करीबी या उनके नॉमिनेटेड लोग ही वक्फ बोर्ड के मेंबरान बन पाते हैं। इसके अलावा जो लोग ईमानदार होते हैं उनका वक्फ बोर्ड में दाखिला तकरीबन नामुमकिन है। तो ज़रूरत ये है कि पूरे सिस्टम में एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है विथ पॉजिटिव अमेंडमेंट्स। अगर पॉजिटिव अमेंडमेंट्स
کے ذریعے وقف ایکٹ کو سدھارا جاتا ہے تو اس سے بہت سارے بہتر ڈیولپمنٹس ہو سکتے ہیں، اور وقف پراپرٹیز کا صحیح استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹ خود ان کو صحیح سے ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے ان سے بہت سارے فائنینشیل بینیفٹس لے سکتی ہے اور ڈیولپمنٹ کے کام کر سکتی ہے، تاکہ پبلک ایٹ لارج فائدہ اٹھا سکے اور غریبوں کو خاص طور سے وقف پراپرٹیز کا بینیفٹ ملے، اور پورے ملک میں بھی وقف پراپرٹیز کے ذریعے ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوشن کیا جا سکے۔ لیکن جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وقف ایکٹ میں جو امینڈمنٹس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پازیٹیو امینڈمنٹس نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے نیگیٹو امینڈمنٹس ہیں، اور اس کو ایک خاص مقصد کے ساتھ وقف بورڈ کے خصوصی اختیارات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرے، وقف بورڈ کا ریکنسٹرکشن کرتے ہوئے اور اس میں نمائندگی بڑھانے کے نام پر بہت سارے دروازوں کو کھولا جا رہا ہے۔